नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर पंचकूला से है, जहां नैतिकता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिस्सा लिया। वहीं दूसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर मुख्यमंत्री ने फसलों में हुए नुकसान को लेकर के बड़ी घोषणा की है। तीसरी खबर यमुनानगर से है, जहां सडोरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रेणु बाला ने बिलासपुर अनाज मंडी में न्याय यात्रा रैली आयोजित की। और चौथी खबर फरीदाबाद से है, जहां पर सूरजकुंड मेले में बड़ा हादसा हुआ है। तो 4 बड़ी तस्वीरें और 4 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पहली खबर जो है नैतिकता शिविर से जुड़ी है, जहां पर खुद सीएम मनोहर लाल पहुंचे। वहीं दूसरी खबर जो है वो भी सीएम से जुड़ी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों की स्पेशल गिरदावरी करवाने की बात की है, जिसमें किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। और शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। हरियाणा में नैतिकता शिविर आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसमें हिस्सा लिया। वहीं मुख्य वक्ता के तौर पर सुधांशु महाराज ने शिरकत की। और कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद सभी कर्मचारी, अधिकारियों और समाज के बीच नैतिक मूल्यों को स्थापित करना है। जहां अब तक हरियाणा के 3.5 लाख कर्मचारियों ने मिशन योगी कार्यक्रम शुरू किया, वहीं 20 नवंबर तक योगी मिशन कार्यक्रम में हरियाणा के 2,10,000 कर्मचारी शिरकत कर चुके हैं। सभी ने मिशन की सराहना की है और मिशन शुरू करने का मकसद अधिकारियों को काम करने की प्रेरणा और समाज सेवा की भावना जागृत करना है। मिशन में समाज के सभी अच्छे वक्ताओं को समय समय पर बुलाया जाएगा। के संदेश और ध्येय बिल्कुल स्पष्ट है कि हम सब लोगों को, चाहे हमारे नेता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो अथवा सामान्य समाज हो, जीवन मूल्यों के ऊपर आगे बढ़कर के उनको सबको अपना व्यवहार करना चाहिए। अब क्योंकि सरकार के साथ आम जनता का व्यवहार जो होता है उसमें बहुत सी बातें ऐसी होती जो सुधार की गुंजाइश है, तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर में हमने जो हमारे 3.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं उनको कर्मयोगी मिशन, इसके अंतर्गत हरियाणा कर्मयोगी का एक कार्यक्रम चलाया है। हिप्पा के माध्यम से इस अभियान को 30 नवंबर को शुरू किया गया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ओपी शर्मा संवाददाता हमारे चंडीगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं। ओपी, ये जो शिविर है नैतिकता शिविर, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने खुद शिरकत की है, ये कार्यक्रम जो है किन मायनों में खास है, क्या कुछ इसके मायने निकाले जाए? देखिए जैसे अगर हम इन कार्यक्रमों की बात करें तो कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम जो है वो अधिकारियों के बीच में जो है एक समन्वय स्थापित करने के लिए उनके बीच में जो उनको जो जिम्मेवारी हरियाणा जो पूरे देश में हमारे देश के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं तो कहीं ना कहीं जन कल्याण की जो है जो बड़ी जिम्मेवारी होती है। ऐसे में इस जिम्मेवारी को पूरा करने को लेकर उनके अंदर जो चारित्रिक निर्माण, इंसानियत जैसी जिन बातों को जो है वो जागृत करने के लिए सेमिनार का जो है आयोजन किया जा रहा है। अब तक हरियाणा के कुल 3.5 लाख में से 2,10,000 कर्मचारियों को जो है नैतिक जो एथिकल कॉन्क्लेव है उनके जरिए जो है वो जागरूक करने की कोशिश की गई है। और मार्च तक जो हरियाणा के 3.5 लाख जो कर्मचारी हैं उन सभी को इन कार्यक्रमों से जो है वो जागरूक करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। अगर इस कार्यक्रम की बात करें तो ये कार्यक्रम एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में जो है कर्मयोगी मिशन की शुरुआत की थी। इसका मकसद यही था कि जो प्रशासन के अंदर जो बैठे उच्च अधिकारी वो कहीं ना कहीं जो लोग जो गरीब तबके, दबे कुचले, छोट समाज के जो निचले तबके के लोग हैं उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो भावनाएं हैं उनको समझें और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन उनके हक में करने की जो है वो कोशिश करे। तो इसी के चलते पूरे देश में जहां अलग से केंद्र सरकार अपने विभाग के कर्मचारी जो बड़े अधिकारी हैं, सिविल सर्वेंट हैं, उनके लिए जहां ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, वहीं राज्यों में भी इस तरह के जो है प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। और आज इसी के चलते हरियाणा के पंचकुला में जो है ये प्रोग्राम आयोजित किया गया और इसमें जो सुधांशु महाराज जी हैं उन्होंने जो है वो अधिकारियों को
जो आईपीएस, आईएएस, एचसीएस जो और बाकी एलाइड एचसीएस जो भी शामिल हुए थे, उन सभी को जिंदगी का जो है सार, एक मूल्य उनको बताया। उनका कहना है कि गलती होना अपनी में एक गलत काम होना अलग बात है और गलती करना जो है दोनों अलग बात है। तो इस तरह की बात बताई थी, आप उम्र भर जो मर्जी करें, अगर आपका चरित्र अच्छा है और आप लोगों के बीच में काम करते हैं तो आप जो है कहीं ना कहीं रियल लाइफ के हीरो बनेंगे। आप अपने जो है वो लाइफ के अंदर देखें कि आप अगर अच्छा काम करते हैं, अपनी दक्षता का पूरा इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो है सरकार और लोगों के बीच में पैठ बनेगी, जो कहीं ना कहीं आपका जो एक कैलिबर है उसमें जो है वो कहीं ना कहीं सुधार करेगा। तो इन्हीं उद्देश्यों को लेकर जो आज का ये जो एथिकल कॉन्वोकेशन था उसका जो है वो आयोजन किया गया था। जी ज्योति। बिल्कुल ओपी, इसमें खबरें आ रही थी कि सीएम मनोहर लाल ने भी इसमें हिस्सा लिया, उनकी भागीदारी जो है कितनी अहम इसमें रही? देखिए, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की थी। वहीं अगर मुख्य वक्ता तौर की बात करें तो उसके लिए सुधांशु जी महाराज जो उन्होंने शिरकत की थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपनी सरकार के द्वारा किए गए जो एथिकल कॉन्क्लेव, एक नैतिक जो कार्य है उनको जो बताया। मुख्यमंत्री का कहना था कि जब वो 2014 में सत्ता में आए थे तो बहुत सारी चुनौतियां थी, किस तरीके से अधिकारी जो है लोगों की भावनाओं, लोगों की दिक्कतों को समझे, उनको जल्द से जल्द जो है उनका समाधान करे। साथ ही हमारे मुख्यमंत्री का कहना था कि जब वो सत्ता में आए थे तो कुछ ऐसा सिस्टम जो है प्रदेश में बना था जो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी या फिर काम चोरी या फिर रिश्वतखोरी या फिर सिफारिश, भाई भतीजावाद जो है वो कहीं ना कहीं हावी था। लेकिन इन सभी के ऊपर धीरे धीरे जो है वो सुधार किया जा रहा है और एक हद तक मुख्यमंत्री का दावा था कि उन्होंने कहीं ना कहीं जो नैतिकता के आधार पर जो एथिकल काम है उसके अंदर एक बड़ी सफलता पाई है। पहले अगर हम नौकरियों की बात करें तो मुख्यमंत्री का कहना था कि पर्ची और खर्ची का खेल था, लोग पैसे देकर या सिफारिश देकर नौकरियां पाते थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म किया। आज प्रदेश में मेरिट और जरूरतमंद के आधार पर जो नौकरी जाते, किसी भी परिवार में यदि कोई सरकारी नौकरी तो उनको नौकरियों में अतिरिक्त अंक देकर उनकी मदद करने की जो है कोशिश भी की जाती है। इस तरह की पॉलिसी बनाई, अगर कोई अनाथ है, कोई विधवा है, कोई सेपरेशन है, तो उनके लिए भी जो सरकारी नौकरियों में अलग से 5 अंकों का सरकार की तरफ से प्रावधान किया गया। बाकी अगर मुख्यमंत्री का कहना था कि पहले प्रदेश में जो तबादले होते थे उनके अंदर भाई भतीजावाद, सिफारिश या फिर पैसा जो है चलता था, लेकिन वर्तमान सरकार ने आने के बाद 2016 या 17 के आसपास एक ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जिसमें सभी जो है पैरामीटर तैयार किए गए और उसके आधार पर जो है वो मेरिट के आधार पर ही जो है लोगों को जो स्टेशन मिले थे। पहले ये होता था कि एक कर्मचारी की जगह दूसरा कर्मचारी उसका तबादला करवा के राजनीतिक तौर पर रंजिश के अलावा, अपनी सिफारिश के अलावा उनका वहां से तबादला करवा के खुद का तबादला कर देते। लेकिन हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार बनने के बाद जो है इन कामों पर या इस तरह की जो प्रक्रिया एक अनफेयर प्रैक्टिस थी उसके ऊपर रोक लगी है। अब अगर हरियाणा में ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट जिसमें 300 से ज्यादा कर्मचारी, उसमें अगर आप ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो आपके पास चाहे कितनी बड़ी सिफारिश हो, आपका ट्रांसफर मुमकिन नहीं है। लेकिन आप अगर ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल के जरिए उसमें आवेदन करते हैं और आप अपने जो पैरामीटर से जो हरियाणा सरकार के तरफ से तय किए गए हैं कि आपके घर में कितने उम्र के बड़े बुजुर्ग हैं, आपके बच्चे कितने हैं, कितने लोग आपके ऊपर निर्भर करते हैं, आपको शारीरिक डिजेबिलिटी है या परिवार में कोई क्रोनिक डिजीज है, इस तरह की सभी बीमारियों को लेकर सरकार की तरफ से जो है एक एक अंक जो है निर्धारित कर दिए गए हैं और उसके बाद जो है वो भर्तियां जो उसके बाद ही तबादले होते हैं। अगर हम देखें तो अक्टूबर के महीने में हरियाणा के जितने भी जेबी टीचर्स थे उनके तबादले इसी तर्ज पर जो किए गए, तो वरना पहले ही इन तबादलों को लेकर काफी जो है मंत्रियों संतरियों के और अधिकारियों के जो चक्कर काटते रहते थे और वहां पर काफी कुछ गड़बड़ घोटाला भी होता था और उसके बाद ही जो है वो तबादले होते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस तरह की जो एक एथिकल सोच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो कहा है कि वो उसके हिसाब से जो काम कर रहे हैं और अभी भी प्रशासन में सुधार की जरूरत है। आज प्रदेश में 600 से ज्यादा जो ऑनलाइन जो सेवाएं हैं वो ऑनलाइन कर दी गई हैं। लोगों को
कर्मचारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, सेवाओं को जो है समयबद्ध कर दिया गया। अगर आप डेथ सर्टिफिकेट लेना चाहते हो तो आपको 7 दिन में डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट लेना चाहते हो तो आपको 15 दिन में मिलेगा, अगर जाति प्रमाण पत्र लेना चाहते हो तो आपको 10 दिन के अंदर वो भी जो है ऑटोमेटिकली आपके घर पर बन के आ जाएगा। आपको अधिकारियों के चक्कर जो है वो नहीं काटने पड़ेंगे। परिवार पहचान पत्र योजना सरकार ने बनाई, जिसके तहत प्रदेश के सभी करीबन 75 लाख परिवारों का, एक एक आदमी का, एक एक शख्स का जो है वो डेटा इकट्ठा किया, कितना उसकी शैक्षणिक एजुकेशन है, शादीशुदा है, बच्चे हैं, रोजगार है, बेरोजगार है, पारिवारिक इनकम क्या है, उसके आधार के ऊपर जो है ऑटोमेटिकली ही सरकार उनको जो है वो बेनिफिट देती है। अब अगर आप 60 साल की उम्र के हो चुके हो और आपके पारिवारिक पेंशन जो साल की जो वार्षिक इनकम है वो अगर 3 लाख या उससे नीचे है तो आपको पेंशन बनवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं कटवाने पड़ेंगे। आपको गांव के पटवारी, तहसीलदार, नंबरदार वगैरह पे जाकर फॉर्म भर के एक लंबी प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती। अगर आप 60 साल के हो, आपकी परिवार की सालाना इनकम 3 लाख या उससे कम है तो आपकी पेंशन ऑटोमेटिक बन जाती है। और अब तक करीबन सरकार का दावा है कि 1 लाख से ज्यादा ऐसी पेंशन बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक सुशासन या एक नैतिकता, एक लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ाने की एक कवायद है। जी बिल्कुल, और ये देखा जा सकता है साफ तौर पर ओपी किस तरीके से बदलाव इस सरकार के कार्यकाल में हुआ है। लेकिन बात करेंगे अगर नैतिकता शिविर की, तो जो इक्का दुक्का मामले अभी भी आते हैं प्रशासन के तरीके से, जहां पर देखा जाता है कि अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, लोगों की नहीं सुन रहे हैं, लोगों को कई दिनों तक चक्कर काटने पड़ते हैं। तो इस शिविर की अगर बात करें तो इस शिविर से वहां पर कितना बदलाव देखने को मिल सकता है आगे आने वाले समय में? देखिए ज्योति, बहुत अच्छा एक सवाल है कि आने वाले वक्त में इसके अंदर सुधार प्रक्रिया की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद कहा कि पहले जो इस तरीके की जो गड़बड़ घोटाले करते थे उनके खिलाफ जल्दी से कार्रवाई नहीं हो पाती थी। लेकिन आज अगर हम बात करें तो हरियाणा के अंदर कोई भी अधिकारी अगर भ्रष्टाचार या कदाचार या किसी भी तरह की इरेगुलरिटी के अगर वो में फंसकर काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर आप हरियाणा जो स्टेट विजिलेंस कमीशन के 1 साल के आंकड़े देखें तो करीबन 17 आईएएस और आईपीएस और एचएस अधिकारियों के खिलाफ जो है भ्रष्टाचार और विभिन्न तरह के जो है मामले जो है दर्ज किए गए हैं। और उन सभी के खिलाफ बाकायदा कई आईएएस अधिकारी तक हरियाणा के अंदर जो है वो जेल की सजा काटकर वापस जो है जमानत के ऊपर चल रहे हैं। तो करीबन 17 से 18 ऐसे हरियाणा के अधिकारी हैं जो स्टेट विजिलेंस कमीशन की गिरफ्त में आए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर स्टेट विजिलेंस कमीशन जो ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ, आईएएस, आईपीएस या फिर एचएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करता है तो कहीं ना कहीं ये सरकार की जो एक राजनीतिक इच्छा शक्ति है, जो कहीं ना कहीं अपनी ट्रांसपेरेंसी या एथिकल या गुड गवर्नेंस की जो बात करती है, उसकी भी झलक साफ तौर पर दिखाती है। मुख्यमंत्री ये भी कहना था कि अभी भी सिस्टम को सरकार दुरुस्त करने में लगी हुई है, लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं। जैसे जैसे सिस्टम में कमियां मिलती रहेंगी उनको जो है वो दुरुस्त करते आ जाएगा। और कोई भी आदमी अगर कानून के हिसाब से और एथिकली नहीं चलता है तो उनको जो है बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ओपी, ये बड़ा बदलाव भी होगा जिस तरीके से बदलाव निरंतर चलता आ रहा है और इस कदम से मुझे लगता है बहुत बड़ा बदलाव होगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और वहीं सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में ओलावृष्टि से फसलों में हुए नुकसान को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम ने फसलों में हुए नुकसान की स्पेशल गिरदावरी के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद से किसानों को नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सीएम मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि ओलावृष्टि से जो फसलें बर्बाद हो गई हैं या जो बर्बाद हो जाती हैं उनकी स्पेशल गिरदावरी की जाएगी, जिसके बाद से किसानों को उनकी फसल का उचित मुआवजा दिया जाएगा। तो एक बड़ी सौगात भी इसको कहा जा सकता है किसानों के लिए कि उनकी जो ओलावृष्टि से अक्सर फसलें बर्बाद हो जाती हैं, कई एक बड़ा नुकसान किसानों को होता है, तो उससे जो है अब राहत कहीं ना कहीं किसानों को मिलती हुई नजर आएगी। क्योंकि सीएम मनोहर लाल ने खुद ये बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि ओलावृष्टि से जो फसलें बर्बाद हो जाती है उन पर जो है उनकी स्पेशल गिरदावरी की जाएगी और किसानों को जो उनका नुकसान हुआ है उसको लेकर के उचित मुआवजा उनको दिया जाएगा। तो किसानों के लिए खबर एक बड़ी सौगात मानी जा सकती है, जहां पर अब उनको अपने बर्बाद हुए फसलों के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरकार खुद जो है स्पेशल गिरदावरी करवा करके जो है उनके फसलों का जो नुकसान हुआ है, ओलावृष्टि से जो बर्बाद फसलें हैं, उनका उचित मुआवजा खुद किसानों को देगी।
और इसकी जो घोषणा है वो सीएम मनोहर लाल ने कर दी है। उन्होंने कहा है कि जो बर्बाद फसलें हैं ओलावृष्टि से, उसकी स्पेशल गिरदावरी करवाई जाएगी, जिसके बाद से जो कुछ भी नुकसान की जो जानकारी सामने आएगी उसको लेकर के उचित मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। आज ही हमने ऐसे स्थानों पर जहां ओला मित्रों अभी जैसे पिछले 3-4 दिन में हरियाणा भर में वर्षा भी हुई है और कई जगह ओलों की भी ऐसी ओलावृष्टि जो हुई उसके कारण से कुछ जिलों में फसलों का नुकसान हुआ है। आज ही हमने ऐसे स्थानों पर जहां ओलावृष्टि से फसलों का नुकसान हुआ है ऐसे क्षेत्रों में स्पेशल गिरदावरी के आदेश कर दिए हैं। उन सब किसानों को यानी जिनका ओलावृष्टि के कारण से नुकसान हुआ है स्पेशल गिरदावरी करा करके उनको मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। मित्रों अभी जैसे पिछले 3-4 दिन में हरियाणा भर में वर्षा भी हुई है और कई जगह ओलों की भी ऐसी ओलावृष्टि जो हुई उसके कारण से कुछ जिलों में फसलों का नुकसान हुआ है। आज ही हमने ऐसे स्थानों पर जहां ओलावृष्टि से फसलों का नुकसान हुआ है ऐसे क्षेत्रों में स्पेशल गिरदावरी के आदेश कर दिए हैं। उन सब किसानों को यानी जिनका ओलावृष्टि के कारण से नुकसान हुआ है स्पेशल गिरदावरी करा करके। और अब खबर यमुनानगर से है, जहां साडोरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रेणु बाला ने बिलासपुर अनाज मंडी में न्याय यात्रा रैली आयोजित की, जिसे लेकर के पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने कहा कि ये यात्रा जो है न्याय की यात्रा है, लोगों का दुख दर्द सुनाने, सत्ता परिवर्तन लाने की यात्रा है, जो हरियाणा के लगभग प्रत्येक हिस्से में जा चुकी है, जिससे उन्हें भारी समर्थन भी लोगों का मिल रहा है। अपने संबोधन में कुमारी सैलजा ने कहा कि चुनाव सिर पर हैं, सभी कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतरकर मेहनत करनी है। दूसरे चरण में फिर से वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के और लोगों के बीच में जाएंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा अपने लिए नहीं, बदलाव और सेवा करने का मकसद लेकर शुरू की गई है। कार्रवाई ईडी आज के दिन आपने देखा है, चाहे नेता हो, चाहे इवन मीडिया के कुछ लोग, चाहे बिजनेस के लोग हों, जो इनको लगता है कि इनकी लाइन का नहीं है या इन्होंने किसी को कुछ दिखाना है या किसी की आवाज को दिखाना है या आपको दिखाने के लिए इनको कुछ करें, ये एक उस तरह के हथियार बना लिए हैं। सरकार जैसे चाहे, ये तानाशाह सरकार है, ये उसी की उसका एक हिस्सा है। और वहीं फरीदाबाद मेले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर सूरजकुंड मेले में बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि शिल्पकार के ऊपर मेले में लगी दीवार गिरने से शिल्पकार गंभीर रूप से घायल हो गया और वहां स्लॉट में भी भारी नुकसान देखने को मिला है। इस दौरान आनन फानन में प्रशासन मेले में पहुंचा है। तो खबर आपको सूरजकुंड मेले से बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर एक शिल्पकार के ऊपर जो है वो मेले में लगी दीवार गिर गई, जिसके बाद से ये बड़ा हादसा देखने को मिला। घायल अवस्था में वो शिल्पकार बताया जा रहा है और उसके स्टॉल को कहीं ना कहीं एक भारी नुकसान भी बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से मिट्टी गिरी है, दीवार गिरी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मोनू पांचाल संवाददाता हमारे लाइव जुड़ चुके हैं। मोनू, ये जो हादसे की खबर आ रही है सूरजकुंड मेले से, इसमें अभी तक का अपडेट पहले दर्शकों को बताइए। देखिए ज्योति, मैं आपको बता दूं, ये फरीदाबाद के एक सारा मामला है कि जो है जो शिल्पकार है वो जो है अपनी दुकान जो है वो बढ़ा करके, जिस तरीके से देखा जाए तो ये घटना रात के समय उस समय जो है स्टॉल मालिक जो है वो स्टॉल पर मौजूद नहीं था और जिस तरीके से यहाँ पर भर भरा करके जो दीवार जो गिरी है, तो कहीं ना कहीं जो शिल्पकार की जो दुकान है उस पर स्टॉल पर वो जो काफी नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये ज्योति, एक बात जरूर खड़ी होती है यहाँ पर, क्योंकि हर साल जो है सूरजकुंड का मेला यहाँ पर लगता है, लेकिन जिस तरीके से जो मेला प्रशासन है यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए
जो है वो खर्च करता है, क्योंकि यहाँ सूरजकुंड की जो है मरम्मत की जाती है, पूरी सुंदरता को लेकर के यहाँ पर पूरे लाखों करोड़ों रुपए जो है यहाँ पर खर्च किए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इस स्टॉल की दुकान पर जिस तरीके से यहाँ पर जो दीवार गिरी है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब स्टॉल मालिक जब सुबह अपनी स्टॉल को खोलने के लिए आया तो उसकी आंखें जो है फटी रह गई, क्योंकि पूरी दीवार जो मलबा है वो उसकी दुकान पर आ पड़ा। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल ये होता है, क्योंकि दुकानदार ने जो है स्टॉल मालिक जो है उसने जो सीधा पुलिस और जो मेला प्रशासन है उससे संपर्क साधा और उसने इस घटना के बारे में बताया। लेकिन जिस तरीके से ज्योति दीवार गिरी, आखिरकार उस स्टॉल पर अगर स्टॉल मालिक वहां पर मौजूद होता और ये दीवार जब गिरती तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि स्टॉल मालिक उस मलबे में दब सकता था, कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कि इस तरीके से आती है, क्योंकि पिछले समय की बात की जाए तो जब सूरजकुंड में मेला लगता था तो जब झूले यहाँ पर लगते थे तो झूले में भी एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ। उस दौरान में जो है झूले यहाँ पर लगने बंद हो गए, लेकिन धीरे धीरे अब वो झूले भी यहाँ पर लगने लगे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई स्टॉल मालिक के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता या जो स्टॉल यहाँ पर लेने वाले लोग हैं उनके दिल और दिमाग में वो भय का माहौल जरूर यहाँ पर बैठ जाता कि सूरजकुंड में इस तरीके का हादसा हुआ। लेकिन आनंद फानन में मेला प्रशासन मौके पर पहुंचा और उस मलबे का जो है वो यहाँ पर हटाने लगे और उसके साथ ही पूरी जो स्टॉल है उसको मरम्मत करने लगे। इसके स्टॉल के आसपास भी और स्टॉलें थी, उन पर भी जो है मलबा जो है कुछ वहां पर भी डला है। तो इस तरीके से यहाँ पर बड़ा हादसा होते होते यहाँ पर बचा है। जी ज्योति। बिल्कुल बिल्कुल मोनू, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हादसा अगर दिन में हुआ होता तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता था। तो ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे, जहां पर लाखों करोड़ों रुपए सुरक्षा के नाम पर खर्चे होते हैं, मेंटेनेंस के नाम पर खर्चे होते हैं, तो मेला प्रशासन जो वहां पर पहुंचा क्या किसी तरीके की जिम्मेदारी लेने को तैयार है? देखिए मेला प्रशासन जो है वो सुबह सुबह वहां पर पहुंच गया और वहां पर आनंद फानन में जो है वहां पर लेबर को लगा करके जो लेबर है उसको लगा करके ट्रैक्टर से जो है वहां पर मलबा वो हटाने का काम किया। लेकिन जब हमने मीडिया ने जो है जब मेला प्रशासन से संपर्क साधने की कोशिश करी तो कहीं ना कहीं जो है जो कन्नी काटते हुए मेला प्रशासन के अधिकारी नजर आए। उन्होंने किसी तरीके का कोई मीडिया से संपर्क नहीं साधा, ना ही जो है मीडिया का किसी तरीके का कोई फोन उठाया, ना ही कोई अपना किसी तरीके का कोई बयान दिया। यहाँ पर साफ तौर से यही देखा जाता है कि कहीं ना कहीं मेले प्रशासन के आला अधिकारियों की बहुत बड़ी लापरवाही जरूर है। लेकिन सबसे बड़ी ज्योति यही बात दोबारा वही दोहराऊंगा कि अगर ये हादसा दिन के समय होता और स्टॉल मालिक जो है अगर अपनी स्टॉल पर होता और ये दीवार जब गिरती तो कहीं ना कहीं जो स्टॉल का मालिक है वो मलबे में दब जाता और यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लोगों के दिल और दिमाग में इस सूरजकुंड का वह जरूर बैठ जाता। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर जो है हादसा होने से टल गया है। बिल्कुल बिल्कुल मोनू, और जानना आपसे चाहेंगे क्योंकि दीवार गिरी है तो भारी मात्रा में मलबा भी गिरा होगा, तो सामान का कितना नुकसान जो है शिल्पकार का हुआ है? देखिए शिल्पकार की बात की जाए तो शिल्पकार का जो है काफी नुकसान यहाँ पर हुआ, क्योंकि सभी स्टॉल मालिक जो है वो अपने अपने जो स्टॉल पर ही रख करके सामान जाते हैं और वहां पर जिस तरीके से सुबह आकर के देखा तो उसका पूरा सामान जो है वो मिट्टी में दब गया। तो काफी यहाँ पर जो अगर अनुमान लगाया जाए तो यहाँ पर लाखों रुपए का जो शिल्पकार है उसका जो मालिक है वो उसका जरूर नुकसान यहाँ पर हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर मेला प्रशासन अभी दुकानदार को आश्वासन देता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन आखिरकार ये बात की बात है कि अगर आखिर मेला प्रशासन उस शिल्पकार को क्या कुछ देता है या उसका नुकसान की भरपाई करता है, तो ये बात की बात है। जी बिल्कुल। अच्छा मोनू, एक चीज और जानना चाहेंगे, क्या ये जो हादसा था, जो दीवार गिरी है, ये मौसम के कारण गिरी है या फिर वो कोई ऐसी जगह थी जो पहले से कच्ची जगह पड़ी थी? या बात की जाए अगर और स्टॉलों की तो उनकी सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ प्रावधान है? हो सकता है कि कहीं और ऐसा हादसा हो सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार 2 दिन बारिश जो रात के समय पड़ी है तो उसका भी एक बड़ा यहाँ पर कारण माना जा रहा है, क्योंकि पूरी जो सूरजकुंड में जो दीवारें होती है वो कच्ची मिट्टी से बनाई हुई दीवारें होती है और कहीं ना कहीं लेप उस पर मिट्टी का किया हुआ होता है। तो कहीं ना कहीं जो है जो बारिश का कारण ही यही माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार मेले प्रशासन की तरफ से ऐसी भूल या ऐसी चूक क्यों हुई जो इस तरीके का हादसा
खड़ा हो यहाँ पर बन गया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो थी यहाँ पर ये भी बनती है कि जितने भी स्टॉल जो जहाँ उसके आसपास जो स्टॉल जो लगी हुई है उनमें जरूर भय का माहौल जरूर बना हुआ है कि आखिरकार ये दीवार और ना गिर जाए। तो यहाँ पर जो अब जो मेला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर जो पूरी मरम्मत यहाँ पर की जा रही है कि दोबारा से इस तरीके का हादसा ना हो पाए। और ये देखने वाली बात होगी कि आगे जाकर के मेला प्रशासन कितना सतर्क रहता है, क्या शिल्पकार को कोई मुआवजा मिल पाता है नहीं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।